नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू कुमारी द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च से। जैसा कि अभी डेंगू से काफ़ी लोग परेशान हैं, डेंगू अपना पैर काफ़ी तेज़ी से पसार रहे हैं, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। तो आज हम सर से जानते हैं कि डेंगू का इलाज इलेक्ट्रो होम्योपैथ में क्या है, इसमें कौन सी मेडिसिन है और इससे हम कैसे डेंगू से बचाव करें, कैसे हम बचें। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम डॉक्टर मिथिलेश चौबे सर से जानते हैं। सर, आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथ में क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथ में डेंगू का जो है क्या ट्रीटमेंट है, ये सब थोड़ी सी हमें बताएं। देखिए मैम, आपके छात्रों को और आपको भी बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सितंबर और अक्टूबर जो महीना होता है, बारिश का अंतिम दौर होता है, बरसात के मौसम का जो है अंतिम दौर होता है। इसमें जगह जगह पर सड़े गले पानियों का जो जमाव होता है, वहां मच्छरों की उत्पत्ति होती है, वायरस का उत्पत्ति होता है, जीवाणु और कीटाणुओं की उत्पत्ति होती है। और इससे सितंबर और अक्टूबर महीने में जो फैलने वाली बीमारियां हैं, ये 5 प्रकार की बीमारियां जो है अपना पैर पसार लेती हैं। लोग सावधान नहीं रह पाते और सावधानी नहीं रहने के चलते बीमारियां होती है। अब आ गई बात कि ये तो सितंबर और अक्टूबर महीने में ये बीमारी होती है और पानियों के जमाव से, सड़े गले पानियों के जमाव से, गंदगी में जो जल का जमाव होता है, उससे जो है ये बीमारियां, ये वायरस फैलती है। इसमें मच्छर होते हैं और मच्छर होते हैं नर और मदा। जैसे महिला और पुरुष होते हैं, उसी तरीका से नर और मदा होते हैं। तो मदा मच्छर जिसको एडीज नाम से हम लोग जानते हैं, एडीज नाम की जो मदा मच्छर है, वो उसके काटने से डेंगू फैलता है। ये समझिए। उसका सबसे पहला कि आप साफ सफाई रखें। आजू बाजू में जल जमाव, गंदे और बहुत दिन से जो जल जमा हुआ हो, गंदगी हो, सड़न हो, उसको पहले साफ करें। अगर पूरे गांव, टोला, मोहल्ला, घर परिवार को सुरक्षित रखना है, डेंगू से बचना है, तो साफ सफाई का पहला आपको ध्यान देना होगा। और अब अगर बीमारी हो गई, एडीज नाम का मादा मच्छर आपको काट दिया, बीमारी से ग्रसित हो गए, तो इसकी पहचान है। क्या पहचान है कि अगर आपको काट दिया तो आपकी आंख में पहले दर्द होना शुरू हो जाएगा। आंख में दर्द होगा, सीने में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, पेट में जो है आपको दर्द हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वोमिटिंग जैसा रहेगा, लगेगा कि आप उल्टी करने वाले हैं, वोमिटिंग होगा, उल्टी टाइप का मन बना रहेगा, भूख नहीं लगेगी, भूख का कमी हो जाएगा, बेचैनी रहेगी, टेम्परेचर 104 से प्लस भी जा सकता है। ये जो है आपको सर में दर्द रहेगा। किसी को तो देखने को यह भी मिलता है कि लगेगा कि सीने में कफ का जमाव हुआ, तो उसका भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसी को खांसी भी इसी में हो जाता है। लेकिन मुख्य जो लक्षण डेंगू का है मैंने वो बताया। अब आ जाइए कि प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आदमी का आम प्रचलन भाषा में क्या है कि प्लेटलेट इसका क्या हो रहा है, गिर रहा है। क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो नेचुरल होता कितना है, तो 1 माइक्रोलीटर मतलब 1 लीटर जो है उसका 10 लाखवां, कितना, 10 लाख। 1 लीटर में 10 लाखवां भाग बराबर 1 माइक्रोलीटर होता है। कितना होता है, 1 लाख। तो 1 माइक्रोलीटर में कम से कम 1.5 लाख से 4.5 लाख की मात्रा में प्लेटलेट्स होती है एक नॉर्मल इंसान। कितना होता है, एक नॉर्मल इंसान को होता है। और जब डेंगू आपको काट देता है तो क्या होता है, प्लेटलेट डाउन होने लगता है, वीकनेस होने लगती है, मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगता है, आप जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस स्थिति में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बहुत ही कारगर है।
देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में एक बहुत बढ़िया दवा है जिसका नाम है S1। वो विषाणु, जीवाणु या किसी प्रकार के वायरस, इसको समाप्त करने की क्षमता रखता है, इसको संशोधित करता है। क्या करता है? तो S1 को हम नहीं भूलेंगे। S1 को क्या करेंगे? नहीं भूलेंगे, याद करेंगे कि S1 पहले हम ले लेते हैं। फीवर है, फीवर को डाउन करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारे चिकित्सकों की अपनी अपनी मत होती है कि नहीं, फीवर डाउन करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा मत होता है कि अगर टेम्परेचर 104 है, 102 है, 101 है तो मरीज परेशान रहता है प्रदाह से, जलन से, दर्द से, तो उसको आराम मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। और बहुत सारे चिकित्सक हैं वो कहते हैं कम्बल ओढ़ लीजिए, घाम में बैठ जाइए तो बुखार डाउन हो जाएगा, या तो पानी से उसको। हाँ, तो हमारा कहना है कि जो भी हो, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए क्या करेंगे हम कि S1, F1, किसको? S1 को, F1 को, VEN1 को, WE। अगर हम VEN1 नहीं भी देते हैं तो S1 और F1, WE, ये तीन जो है दवा का एक सम्मिश्रण तैयार करेंगे बराबर बराबर मात्रा में। और सम्मिश्रण मैंने जैसे पहले बताया है आपको, जी आप तो जानते हैं, आप लोगों को भी बताया, हमने आपको भी बताया है। आप सब ध्यान दीजिए कि सम्मिश्रण का क्या मतलब है कि मतलब आप चाहे वो ग्लोबुल्स में बना रहे हो या वो डिस्टिल वाटर में मेडिसिन बना रहे हैं, तय आपको करना है स्थिति परिस्थिति को देखते हुए और जो आपके पास उपलब्धता है उस उपलब्धता को भी देखते हुए। इलेक्ट्रिक्स जब आपको तैयार करने हैं, इलेक्ट्रो का मतलब वही ना हुआ, तो आपको 10 ml का एक शीशे का जो बोतल है वो लेना है या 30 ml का शीशे का बोतल लेना है और उसमें समान मात्रा में, मान लीजिए कि 10 बूंद आपने सभी मेडिसिन को उसमें डाला और बाद बाकी डिस्टिल वाटर की मात्राएं उसमें रहे। अगर 10 ml में है तो 10 बूंद और 30 ml में है तो 20 बूंद कर दीजिए, बाद बाकी डिस्टिल वाटर की मात्रा होगी। इसको आपने एक सम्मिश्रण बना करके तैयार कर लिया और तैयार करके ये बुखार को डाउन करेगा। ये क्या करेगा? बुखार को डाउन करेगा, वायरस से लड़ने की ये क्षमता रखता है। अब रह गया सवाल कि इतना से अब काम चलने वाला नहीं है, चूंकि डेंगू है जी, तो इसमें आपको लेकर के आना है C9 और C10। 10 नंबर का आपको कैंसरसो ग्रुप का C9 और C10 ध्यान रखना है। हो सके तो पहले में ही, जैसे क्या है मैंने पहले सम्मिश्रण बताया, उसमें हो सके तो पहले में ही आप S1, F1 याद रखिए। पहला जो आप घोल बनाए या गोली बनाए उसमें क्या करना है? S1, F1, उसमें आप डाल दीजिए L1, उसमें डाल दीजिए WE। ये 4 ले लीजिए, उसमें ज्यादा ताकतवर होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। एक क्या, हाँ, जल्दी फायदा करेगा। एक क्या करेगा कि वायरस को काटेगा, लिम्फ को शोधेगा। और L1 डालने के पीछे क्या है? L1 डालने के पीछे है कि अगर आपके लिम्फ में किसी प्रकार का विषाणु, जीवाणु, वायरस या इंफेक्शन है तो उसको क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, उसको समाप्त कर देगा। जी क्लियर हो गया जी। तो एक तो हो गया घोल, आपने 4 का सम्मिश्रण बना करके आपने तैयार कर लिया। दूसरी बात है कि आपको C9 और C9 और C10 ये ले लेना है और इसमें V1, इसमें क्या लेना है? V1, VEN1 को भी आप इसमें डाल लीजिए, ये भी बराबर मात्रा में। और सब में डाइल्यूशन 3 से शुरू करिए। सब में क्या करिए? डाइल्यूशन 3 से शुरू करिए, नहीं है तो 30 से शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास डाइल्यूशन अगर 3 है तो शुरुआत डाइल्यूशन 3 से करिए, आशातीत लाभ आपको मिलेगा। ये मतलब दिमाग पे रखिए। प्लेटलेट भी क्या होंगे आपके? वो भी कवर हो जाएंगे। और सर में दर्द होगा वो भी ठीक होगा। अगर ज्यादा मितली टाइप का लगे, उल्टी टाइप का लगे, कंस्टिपेशन की समस्या हो, ज्यादा परेशानी अगर आपको दिखती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आप आवश्यकता के अनुसार
रोग की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए S11 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि पेशेंट को क्या है भाई, तो कफ जमा हुआ सीने में, खाए खाए कर रहा है, घड़घड़ कर रहा है, लेकिन कफ नहीं निकल रहा है, तो उस स्थिति में अगर होता है तो, ये होता नहीं है जल्दी, लेकिन अगर होता है तो इस स्थिति में देख लेना है कि P1 अगर की स्थिति बन रही है या P2 की स्थिति, P1 का इस्तेमाल आप करेंगे उसके साथ। तो आशातीत नहीं है, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, जब तक बुखार डाउन नहीं हो रहा है तब तक दवा का इस्तेमाल आप जो है दोनों दवा को 15-15 मिनट के अंतर पर अदल बदल करके इस्तेमाल करिए। कितना कितना मिनट पे? 15-15 मिनट के अंतराल पर अदल बदल करके। मान लीजिए कि आपने पहला घोल जो बनाया, मैंने जैसे बताया, पहले घोल में क्या बताया, पहले घोल में बताया मैंने S1, उसके बाद में L1, उसके बाद में क्या बताया मैंने F1, उसके बाद मैंने क्या बताया WE, ये पहला बताया। दूसरा क्या बताया, C9 C10, C9 और C9 कंपाउंड मेडिसिन है, और C10 क्या है, वो मेडिसिन है जो मैंने कॉम्बिनेशन के द्वारा स्पेशल तैयार किया गया है। और ये कितने औषधियों का सम्मिश्रण को तैयार करके, 4-5 औषधियों का जो सम्मिश्रण है, उस सम्मिश्रण को तैयार करके इसको क्या क्या है, बनाया गया है। किसको? C9 को। तो C9 और C10 के बाद में VN1 का इस्तेमाल करना है। ये कॉम्बिनेशन आपका क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन क्या हुआ, दूसरा, ये दूसरा घोल तैयार हुआ। अब आवश्यकता के अनुसार आपको डोज मैंने बता ही दिया कि कैसे कैसे। तो मान लीजिए कि आपने पहला घोल 15 मिनट पहले दिया, दूसरा घोल 15 मिनट बाद दे दीजिए, और तीसरा घोल क्या करना है, अब नहीं देना है, क्योंकि ये प्लेटलेट्स को भी मेंटेन करेगा, बढ़िया से पेशाब भी लाएगा, बुखार भी डाउन करेगा, पेट को, लीवर को, सभी जो आपके अंग है उन सभी अंगों को क्या करेगा, यह ठीक करेगा, वायरस मुक्त करेगा, बीमारी को हटाएगा। और जब बुखार डाउन होने लगे, बुखार डाउन हो जाए पूर्ण रूप से, तो इस दवा को सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है। और बीमारी, छूमंतर, गायब, और सभी को जागरूक करना है। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, भरपेट आराम करना है। क्या करना है? अगर आपको प्रॉब्लम है टाइफाइड का, तो भरपेट आपको क्या करना है, आराम करना है। बहुत ज्यादा मेहनत, काम, चलना फिरना नहीं, जितना रेस्ट करना चाहे आप उतना रेस्ट करिए। आहार में फल फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा करिए, फल ज्यादा खाइए, कोई भी फल हो जो आपको पचे वो फल खूब खाइए और भर पेट खाइए। अनाज कम भी चलेगा, लेकिन फल की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि आपकी जो प्लेटलेट्स है, आपके अंदर जो कमजोरी है, वो जो है जल्दी रिकवर हो। सर, एक प्रश्न हमारा और है। हाँ, कि जब डेंगू बीमारी होते हैं तो जब डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर जो है कीवी जो फल है उसको, कीवी जो है वो ज्यादा कहते हैं कि इसे सेवन करिए और इससे आपका प्लेटलेट जो है वो डाउन हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें क्या है सर? देखिए क्या है कि कीवी फल में भी प्लेटलेट्स बढ़ाने की कैपेसिटी है, वो भी एक फल है, थोड़ा सा अधिक है, इसलिए लोग जो भी प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं उसको रिकमेंड करते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कीवी फल खाने से ही प्लेटलेट आपका जो है बढ़ेगा। आप कोई भी फल अगर इस्तेमाल करिएगा और भरपेट खाने लगिएगा, आपका प्लेटलेट्स ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगा। अगर कीवी फल है तो उसका इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है, कीवी फल आप खा सकते हैं। अब रह गया सवाल कि बकरी के दूध का भी आपने वर्णन किया कि बकरी के दूध को भी पीने के लिए कहते हैं। तो अगर उपलब्ध है बकरी का दूध, पपीते का पत्ता, इसका स्वरस, तो आप ले सकते हैं। हालांकि जो व्यवस्था आपके पास उपलब्ध है उस पर बात करें, जो व्यवस्था उपलब्ध नहीं है उस पर बहुत ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है, और पेशेंट के दिमाग में भी बैठाने की जरूरत नहीं है
कि तुमको ये चीज मिलता तो जल्दी ठीक हो जाते, क्योंकि क्या है कि हर बीमारी दिमाग से जुड़ी हुई है। पेशेंट को वो व्यवस्था आपको उपलब्ध करानी है जो आसानी से मिल जाए। अगर है व्यवस्था तो सब दीजिए, अगर व्यवस्था नहीं है तो मैंने जितना दवा बताया, जो खाने पीने की प्रक्रिया बताई, जो रहन सहन की व्यवस्था बताया, जो साफ सफाई की व्यवस्थाएं बताई, इसको करिए। बहुत जल्द तत्काल लाभ मिलता है। किसी किसी को तो एक दिन में ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है, किसी किसी को 3 दिन में, 3 दिन से अधिक टाइम नहीं लगता कंट्रोल होने में। जी। अब रह गया सवाल कि कंट्रोल होने के बाद भी दवा का डोज है, जो दवा बना है उस दवा को पूरा डोज में चला लेना है ताकि बीमारी पुनः रिपीट नहीं हो। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवा सिर्फ बीमारी की दवा नहीं होती है, बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और बीमारी के प्रतिरोधक के रूप में भी, ये टीका के रूप में भी काम करती है यह दवा। तो इसलिए इसका पूरा डोज ले ले, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपको अभी वर्तमान में सितंबर अक्टूबर में फैलने वाली खास कर करके डेंगू नाम की बीमारी और इसका इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इलाज। ज़्यादा बुखार अगर है, पट्टी देना चाहते हैं तो पट्टी आप ACE-5 का, किसका? ACE-5 का 30 गोली। अच्छा, देखिए ACE-5 का 30 गोली 30 ml डिस्टिल वाटर में डाल के, कितना? 30 गोली 30 ml डिस्टिल वाटर में डाल के बढ़िया से सम्मिश्रण कर लें, या चाहे तो आप 100 ml में भी डाल सकते हैं। 30 ml में ही इसका ग्रामेटिकल, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सिद्धांत के मुताबिक 30 ml में 30 गोली की जरूरत है, लेकिन आप चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं, 100 ml में करिए, बढ़िया से घोल लीजिए और उसका पट्टी भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी की भी स्थितियां हैं आपके समक्ष, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी देख करके और आप चाहें तो उसमें जो स्थिति बने उस स्थिति के अनुरूप आप दे सकते हैं, अन्यथा WE इसके लिए काफ़ी है। अब रह गया कि इस परिस्थिति में इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर इंजेक्शन की आवश्यकता अगर पड़ेगी तो इंजेक्शन भी दिया जा सकता है, लेकिन कभी स्थिति अभी तक पड़ी नहीं है। जितना खतरनाक बीमारी है ये डेंगू, उतना ही आसान तरीका है इससे निपटने का। सर, अगर इंजेक्शन की बात करें तो इस इंजेक्शन कौन से नंबर के देंगे? 23 नंबर के इंजेक्शन अक्सर इसमें दिया जाता है। अच्छा, डेंगू में 23 नंबर के? नहीं, डेंगू में नहीं, यह स्पेशल जाड़ लग करके मलेरिया और कुनैन को समाप्त करने के लिए इंजेक्शन है। अच्छा। लेकिन अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे और मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप इसको दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। जितना मैंने दवा बताया, जितना प्रिकॉशन देने के लिए कहा, जितना डोज और आहार लेने के लिए कहा, जितना खाने के लिए कहा, आप ऐसे करें ना, आपको एक दिन में 12 घंटे में फीवर डाउन मिलेंगे, 6 घंटे में फीवर डाउन मिल जाएंगे। और किसी किसी को ज्यादा परेशानी, बहुत दिन से परेशान है, 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन हो गया, उसको तो 1-2 घंटे के बाद से ही आराम मिल जाते हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में बहुत ताकत है। ये मेडिसिन जब काम करती है तो बिजली की तरह काम करती है और आपके शरीर के एक एक अंग को स्फूर्ति प्रदान करती है, तरोताजा बना देती है, डायमेज सेल को सक्रिय करती है, एक्टिव कर देती है। जो लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे, कम से कम हिंदी जानते हैं, वो लोग इस पैथी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। अपने घर में भी इसकी किट रख करके प्रैक्टिस कर सकते, इलाज कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में भी जो है यह दवा आपको बहुत फायदा पहुंचाती है, आपको बहुत बड़े संकट से उबारती है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आज के ज़माने में हर किसी व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो है आपके जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसमें एक है आर्थिक युग है, पैसे की
जिस तरीके से मेडिकल के क्षेत्र में खर्चे बढ़ रहे हैं, हर घर और हर परिवार में लोग दवाई खा रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों की फीस से परेशान हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होकर के दुख भोग रहे हैं, कष्ट में हैं, उन लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो है काफ़ी सहयोग करके आपको संरक्षित करेगा, सुरक्षित रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा और आपके विकास में एक अहम योगदान देकर के आपको विकसित करने का काम करेगा। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में अब वो चीज़ नहीं रहा जो व्यवस्था आप इतने जो आधुनिक दौर की केमिकल्स युक्त भोजन है करके बीमारियों को आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको आसानी से डिस्ट्रॉय करने का, समाप्त करने की ये शक्ति रखती है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक। और आप सब प्रैक्टिस में भी सही तरीके से रोगी की स्थिति और परिस्थिति को देखें, सुने, समझें और तब दवा का इस्तेमाल करें। स्वाभाविक बात है कि आशातीत लाभ मिलेगा। और फिर हम सितंबर और अक्टूबर महीने में होने वाली जो और 4 बीमारियां हैं, उस बीमारियों पर भी वीडियो हम अगले वीडियो में देंगे। और तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।